को स्वीकार करने में असमर्थ होता है तो वो इन भावनाओं को कम करने के लिए दूसरों पर मोदी जी वर्तमान में आपकी विदेश नीति की मैयत निकल रही है, जाके कंधा दे दो। संजय की मम्मी बड़ी निकम्मी, बेटा कार बनाता है, मां बेकार बनाती है। उन्हीं संजय गांधी की फैमिली बीजेपी में है। वैसे मोदी जी का मस्त सीन रहता है ना, कभी नेहरू, कभी इंदिरा, कभी औरंगजेब, वो कभी 50, कभी 70, तो कभी 400 साल पीछे चले जाते हैं। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 टाइम सही दिखाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी की घड़ी में सुई की जगह वाइपर लगा दिया गया। ये 40 साल पीछे, ये 40 साल आगे, ये इमरजेंसी खराब थी, ये 2047 में विकसित राष्ट्र बन जाएगा। या तो पास्ट या फ्यूचर। कोई वाइपर को बीच में रोककर बोलता ही नहीं कि मोदी जी वर्तमान में आपकी विदेश नीति की मैयत निकल रही है, जाके कंधा दे दो। या ये काम भी कांग्रेसी थरूर से करवाना है। अरे मोदी जी, कब तक दूसरों की कमियां गिनवाते रहोगे? कब तक दूसरों के दिए पर दिवाली मनाते रहोगे? कभी खुद की नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, लॉकडाउन, अग्निवीर, 1200 का सिलेंडर, 100 का तेल, मणिपुर की हिंसा, ट्रेन हादसे, प्लेन हादसे, आतंक के हमले, उनकी बरसी भी मना लो। ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम अगर आज कर दिया तो 50 साल बाद की सरकार क्या करेगी? साइको एनालिसिस के जनक सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि जब कोई आदमी अपनी कमियों, असफलताओं या अपराध बोध को स्वीकार करने में असमर्थ होता है तो वो इन भावनाओं को कम करने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ता है। इसको प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। आज देश में जो अघोषित इमरजेंसी चल रही है, शायद उसका अपराध बोध ही है। उसको कम करने के लिए मोदी जी बार बार 50 साल पहले की इमरजेंसी का जिक्र करते हैं। जिक्र कीजिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि पूरा सच नहीं बताया जाता। क्योंकि अगर पूरा सच इमरजेंसी का आपको बताया जाएगा तो आपका दीवार में सिर मारने का मन करेगा और आपके मुंह से यही निकलेगा, यार ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो ये बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या आपको पता है कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि सरकार ने एक कॉलेज की मेस के बिल में बढ़ोतरी कर दी थी, मामूली सी बढ़ोतरी। जी हाँ, इस पूरी कहानी की शुरुआत कॉलेज के मेस बिल से होती है। दिसंबर 1973 में अहमदाबाद के एक कॉलेज में मेस के बिल में बढ़ोतरी के चलते छात्रों ने उग्र आंदोलन शुरू कर दिया। धीरे धीरे और भी छात्र इस आंदोलन में जुड़ गए और जाहिर सी बात है, राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियां भी आ गई। फिर पूरे प्रदेश में जब कर हिंसा हुई, आगजनी हुई, विधायकों, नेताओं को पीटा गया, उनके जबरदस्ती इस्तीफे करवाए गए, मुख्यमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। और यहां तक कि एक चुनी हुई सरकार जिसके पास पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि 90% विधायक थे, उनके पास 168 में से 140 विधायक थे, उस सरकार को भंग करना पड़ा। इंदिरा गांधी को, एक चुनी हुई सरकार को एक हिंसक आंदोलन के दबाव में आकर भंग करना पड़ा। अब तुलना कीजिए आज से। आज की तारीख में अगर किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फीस बढ़ोतरी के खिलाफ चुपचाप धरना प्रदर्शन भी देते हैं तो लोग चिल्लाने लगते हैं, दिल्ली पुलिस लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, यूपी पुलिस लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्रों का समर्थन करना तो दूर, सरकार में बैठे नेता खुद यूनिवर्सिटी को बंद करने की मांग उठाने लगते हैं। #शटडाउन JNU। आगे कमाल देखो, गुजरात की पूरी सरकार को भंग करने के बाद भी यह आंदोलन यही नहीं रुका। ऐसा ही आंदोलन शुरू कर दिया गया बिहार में। वहां भी मांग कोई ये महंगाई फीस वाली मेन नहीं थी, मांग यही, मुख्यमंत्री का इस्तीफा लो, चुनी हुई सरकार को भंग करो। अभी इंदिरा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों से पूछा, इस बात की क्या गारंटी है कि बिहार सरकार को भंग करने के बाद ये आंदोलन यही रुक जाएगा, ये बाकी सरकारों को नहीं गिराएगा? तो जवाब आया, कोई गारंटी नहीं। फिर वही सड़कों के ऊपर हिंसा, सरकारी बसों में आग, दफ्तरों में आग, चुने हुए विधायकों, सांसदों पर हमले, उनके घरों पर हमले, परिवारों को खतरा, जाम, हड़ताल, जनता परेशान। और सुनिए, यह आंदोलन फिर पहुंचा दिल्ली। 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में बड़ी रैली हुई। मंच से आंदोलन के नेताओं ने सिविल डिसोबीडिएंट का आह्वान किया। पुलिस और सेना को कहा कि आप लोग सरकार के ऑर्डर मानना ही बंद कर दो, यानी जिसकी जो मर्जी वो करे, देश में कोई कानून व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए, यानी तख्ता पलट। साथ ही आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारा दिया कि सिंहासन खाली करो,
जनता आती है। ऐसे नारे कविता कहानियों के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या है? चलो मान लिया कि प्रधानमंत्री ने सिंहासन खाली कर दिया और सिंहासन पर जनता पहुंच गई, तो उसके बाद क्या? सारी जनता पीएम की कुर्सी पर बैठेगी? मतलब कितने करोड़ लोग एक साथ एक कुर्सी के ऊपर बैठेंगे? ये कैसे तय होगा कि कौन पहले सिंहासन पर बैठेगा और कितने दिनों तक बैठेगा? इस आंदोलन के जो नेता थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने तो राजनीति में हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया था। उन्होंने तो साफ कहा था कि मुझे सत्ता चाहिए ही नहीं। तो फिर कौन पीएम बनता? उसका चुनाव कौन करता? वोटिंग होती या आंदोलनकारी नेता अपने हिसाब से ही फैसला कर लेते? अगर 4 नेता ही पीएम का फैसला कर लेते तो फिर लोकतंत्र, संविधान, जनता के वोटिंग अधिकार, चुनाव का क्या होता? या फिर यह होता कि फिर से आम चुनाव करवाए जाते, और जब तक चुनाव पूरे होते तब तक देश पर किसका शासन होता? कौन निष्पक्ष चुनाव के लिए फैसले लेता और उसको फैसला लेने का अधिकार कौन देता? ये हजारों सवाल थे जिसके जवाब उन लोगों के पास नहीं थे जिनका नारा था सिंहासन खाली करो। इसलिए उस टाइम इंदिरा गांधी के पास गिने चुने ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 1, बेकाबू हो चुकी भीड़ पर अंधाधुंध लाठीचार्ज करवाया जाए, सीधे गोलियां चलवा दी जाए। लेकिन ये नरसंहार होता, इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। दूसरा ऑप्शन होता कि वो शेख हसीना की तरह या पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की तरह अपना बोरिया बिस्तरा बांधती और भाग जाती। उसके बाद हिंसा हो, आग लगे, पाकिस्तान की तरह आर्मी रूल स्थापित हो जाए, तानाशाही आ जाए, देश के टुकड़े हो जाए, या भारत के टूटने के इंतजार में बैठे चीन, अमेरिका और पाकिस्तान का देश पर कब्जा हो जाए। उन्हें क्या मतलब था? लेकिन इंदिरा ने इस तरह देश को बीच मझधार में नहीं छोड़ा। इसलिए उन्होंने तीसरा ऑप्शन चुना। वो ऑप्शन था, देश के संविधान में मौजूद था, पूरी तरह संवैधानिक था, इमरजेंसी। देश में इमरजेंसी का प्रावधान खुद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में डाला था। हो सकता है कि कभी देश में अराजकता फैल जाए, कोई विदेशी ताकत देश को तोड़ने की साजिश करे, कोई देश के संविधान या चुनी हुई सरकार को ही खारिज कर दे, तो ऐसे समय में इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी। अब आप बताइए कि बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को बचाना तानाशाही है या भीड़ तंत्र से चुनी हुई सरकार को गिरा देना तानाशाही है? क्या बीजेपी आज किसी को इजाजत देगी कि कुछ हजार लोगों की भीड़ सड़क पर आकर हिंसक आंदोलन करने लगे और मांग करने लगे कि मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, पूरी बीजेपी की सरकार को खारिज कर देना चाहिए, एक बार फिर से चुनाव होने चाहिए? नहीं ना। अब आते उस झूठ पर जो सबसे ज्यादा फैलाया गया कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इसलिए लगाई क्योंकि कोर्ट ने उनका चुनाव अमान्य कर दिया था, उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ने का आदेश दे दिया था। जबकि सच्चाई यह है कि निचली अदालत के इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद पर बने रहने की इजाजत दे दी थी। खुद आरएसएस प्रमुख बाला साहब देवरस ने इसके लिए इंदिरा गांधी को बधाई पत्र भी लिख दिया था। अरे पूर्व आईबी चीफ टीवी राजेश्वर ने तो यहां तक कहा कि आरएसएस तो इमरजेंसी का समर्थन कर रही थी। और क्या आपको पता है कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द क्यों हुआ था? हंसना मत, उस जमाने में एक प्रधानमंत्री का चुनाव सिर्फ इसलिए रद्द हो गया था क्योंकि प्रधानमंत्री की एक चुनावी रैली में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हुआ था। आज सारी की सारी सरकार, सारा सरकारी अमला चुनाव में एक पार्टी के मंच सजाता है तो कोई जिक्र तक नहीं होता, और उस टाइम इस वजह से पीएम की कुर्सी हिल गई थी। दूसरा आरोप सुनो, इंदिरा गांधी पर आरोप यह लगा कि उनके निजी सचिव यशपाल कपूर जो कि सरकारी अधिकारी थे, वो चुनाव में इंदिरा गांधी का प्रचार कर रहे थे। आज चपरासी से लेकर तमाम कर्मचारी, तमाम अधिकारी, यहां तक कि राज्यपाल और उपराष्ट्रपति तक पीएम और उनकी पार्टी के लिए प्रचार में लगे रहते हैं, तो कोई संज्ञान तक नहीं लेता। और मजाक सुनो, अधिकारी यशपाल कपूर के चुनाव में सक्रिय होने से पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे भी दिया था, लेकिन इसलिए इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई कि रैली के टाइम तक उस अधिकारी का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ उस टाइम इस तरह का फैसला आया था मानो किसी बस ड्राइवर को फांसी की सजा दे दी गई हो क्योंकि उसकी बस में किसी एक सवारी ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। और सबसे गंभीर बात, उस टाइम दुनिया में भारत और इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या क्या साजिशें चल रही थी। इंदिरा ने 1967 में चीन को पीटा था, वो खार खाए बैठा था। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, वो भी
अमेरिका की धमकियों के बावजूद तो अमेरिका पाकिस्तान दोनों बदला लेना चाहते थे। 1974 में अमेरिका और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ जाकर भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया था। इसके चलते अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी CIA ने इंदिरा को सत्ता से हटाने के गुप्त अभियान शुरू कर दिए थे। इसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स और लेखकों ने लिखा है और खुद उस टाइम की सरकार ने बार बार भारत विरोधी विदेशी ताकतों का जिक्र किया है जो भारत में अराजकता फैलाना चाहती थी। इन तमाम हालातों के बीच इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। इंदिरा गांधी तानाशाह होती तो वो गुजरात सरकार को भंग नहीं करती, वो इमरजेंसी को कभी खत्म नहीं करती, जैसा कि दुनिया के तमाम तानाशाहों ने किया है। बिना चुनाव के वो बरसों बरस तक राज करते आए हैं, आज भी बहुत सारे कर रहे हैं। लेकिन इंदिरा ने इमरजेंसी को खत्म किया, चुनाव करवाए। इमरजेंसी में जो गलत हुआ उसकी सजा जनता ने उन्हें चुनाव में हरा कर दी। लेकिन फिर जनता ने उन लोगों की सरकार भी देखी जो इंदिरा से बेहतर करने का दावा कर रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाए और जनता ने फिर से 1980 में इंदिरा को दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर प्रधानमंत्री बनाया। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट कर